ओके। हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट? पोजीशन वेक्टर। और किसी पार्टिकल का कार्टेशियन सिस्टम में पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए? मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, करेक्ट है? और मेरा पार्टिकल जिसका हम लोग पोजीशन बता रहे हैं वो पार्टिकल पॉइंट पी है। अब वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ही कहीं है। कहाँ पे है? बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज आपका पार्टिकल प्लेन में ही हो। समथिंग लाइक दिस। हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है और ए जेड एक्सिस है। अब पार्टिकल यहाँ पे रह सकता है तो उसका पोजीशन ऐसे जाएगा, तो उस टाइम पे सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, जेड रहेगा या तीनों रहेगा। तो उस टाइम पे बोलेंगे वेक्टर इन अ स्पेस। क्या बोलेंगे? वेक्टर इन ए प्लेन या वेक्टर इन अ स्पेस। तो उसको मैं 3 डायमेंशनल वेक्टर में लूँगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या किस पे काम कर रहे हैं? 2 डायमेंशनल के लिए। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो आपको क्या सिखाया गया था? किसी पार्टिकल का, इसको पढ़ेंगे क्या? जरा पढ़ के बता सकते हैं? इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। लिखेंगे नहीं ऑरिजिन, एक कन्वेंशन है, मतलब एक्चुअली है ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू, वहाँ जाकर बैठिए, लिखना यहाँ देखना है, लिखना ये है, सॉरी ए भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको पिछले क्लास में एक कन्वेंशन दिया था कि अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रहेगा तो ये ओ लिखने का रिक्वायरमेंट लिखते हैं, बहुत करेक्ट हैं, कोई आपको रॉन्ग नहीं करेगा, बट ये थोड़ा लेंदी दिखेगा। इसलिए आज के बाद किसी पार्टिकल का पोजीशन बता रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में नहीं मेंशन किए हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। तो इसका पोजीशन वेक्टर बताने के लिए, आर बताने के लिए, आर इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेगा? वाई। ठीक है, लिख लीजिए, करेक्ट है ना? और इस पोजीशन का यहाँ देखना है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट लिखवाए थे ना पिछले क्लास में। किसी पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है? उसका एक्स आई को छोड़कर, वाई कंपोनेंट जे को छोड़कर। तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? बोलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? तो कार्टेशियन सिस्टम में दिया हो रहता था तो आपको सिखाया गया है ए इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक आइए, सही है? और कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ ध्यान सुनना भाई सब लोग, एक एक बात को एकदम समझिए, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, समझना नहीं है, थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में प्रेजेंट किया हुआ है तो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए? बोलिए मैग्नीट्यूड चाहिए, क्वाड्रेंट चाहिए और एंगल फिक्स करना है। तो एंगल फिक्स करने के लिए यहाँ पे याद है आप लोग को tan थीटा इक्वल टू ए वाई वाई एक्स करते थे, ए वाई वाई। तो इसमें ये एंगल के लिए क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू व्हाट, वाई वाई एक्स, बाई वाई, बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। और बाई कंपोनेंट क्या है? किसी पोजीशन वेक्टर का बाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कंपोनेंट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, लिख लीजिए।
समझ यहाँ तक समझ में आ गया है? अच्छा, आप लोग को 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला मिला है? डिस्टेंस फार्मूला तो क्या था? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, स्पीड और डिस्टेंस नहीं। जो सेवा बोर्ड के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सेवा बोर्ड में 10th क्लास में था, सीबीएसई में भी है। ओके, तो जब सीबीएसई में अगर है, यहाँ देखो भाई, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, बातों को बारीकी से समझो सब लोग, कि पॉइंट पी का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, बोलिए ओपी, ये बोलेंगे ओपी। और डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कहीं पे ऐसा नहीं सुनते हो, सुनिएगा, बोलते हुए लिखते हुए है कि डिस्टेंस -10 किलोमीटर है। कोऑर्डिनेट निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज कुछ ऐसा चीज़ है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। लाइक लेंथ, लेंथ ऑलवेज क्या रहता है, इस पॉजिटिव सेंस लेते हैं। हाइट और ये पॉजिटिव है, राइट। मास क्या रहता है, पॉजिटिव। चार्ज यस, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हो गया अलजेब्रिक, अलजबरा जिसका साइन प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, करेक्ट है। तो डिस्टेंस के लिए मान लेते हैं, एक तो मेरे पास, अरे डिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इस एरो का लेंथ, इस एरो का लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो यहाँ पे जो आर का जो आप आर जो मैग्नीट्यूड लिखे हैं, आर का मॉडुलस, बोले तो वही डिस्टेंस है, वही क्या है, डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, करेक्ट है। और जैसे ही डिस्टेंस बोल दिया तो आपके माइंड में लिखना है स्टूडेंट, सब कुछ लिखिए। आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये फार्मूला से भी तो काम चला लेते, हाँ या ना। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट ओवर। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये फार्मूला में जब बैठाएंगे तो x2 का काम करेगा x, बोलिए यस, और x1 का काम करेगा 0, तो x - 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब y2 का काम करेगा y, अब y1 का काम कौन करेगा, 0। तो क्या इसका डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से भी तो एरो का लेंथ निकाल सकते थे। तो पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, और वो डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है, यही है, क्या है, दिस वन, करेक्ट है, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो लोग क्लास, देखिए क्लास छूट सकता है, मेरा बार बार रिमाइंडर है, प्लीज़ इसको 9th और 10th का जैसा मत लीजिए स्टूडेंट। पूरे फिजिक्स में से वेक्टर माइनस कर दो, वेक्टर जस्ट एक फर्स्ट चैप्टर है, 0 हो जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, अगला 2 साल का पूरा फिजिक्स में से वेक्टर को अगर माइनस कर देंगे तो बिकम्स व्हाट। अब इतना इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट बोलते हो, बहुत ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ग्रामर जानते हैं, उसमें से ABCD माइनस कर दो। लेटर ही नहीं है भाई, क ख ग ही नहीं जान रहे हो, राइट। यही नहीं पता है बालका बालको बालका संस्कृत, राइट। तो उसको जानना पड़ेगा ना। 3 ग्रामर है, संस्कृत सहचर, वो संस्कृत का ग्रामर हो गया, हिंदी व्याकरण, हिंदी का ग्रामर हो गया, और इंग्लिश ग्रामर तो जानते ही हो, रेमंड मार्टिन। ओके, यहाँ देखना है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। R1 R2, राइट, और इसका पोजीशन है x1। मैं रूटीन में इस दिन का टिक लगाया था, आपका रूटीन में था, मैथ था या फिजिक्स था, क्या था देखिए तो। बोलिए R1 क्या है, पढ़िए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू R2 क्या है? 1 के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ऐसा मानना है। R2 को क्या पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, आप R1 को ऐसे लिख सकते हैं, R को कैसे लिख रहे थे? xi प्लस बाई जे, xi प्लस, तो R1 को क्या लिखोगे स्टूडेंट कार्टेशियन सिस्टम में? x1 i कैप प्लस बाई 1 j कैप। और R2 को क्या लिखेंगे? x बाई 2। वेरी गुड। मैथ क्लास वहाँ हो रहा है उस क्लासरूम में, ऐसे बैठना चाहिए तो बैठ सकते हैं, नो इशू। हाँ 12th का वही हो, इसलिए मैं पूछा। यहाँ देखिएगा, इस एरो का हेड कहाँ है और टेल कहाँ है? हेड 2 पे है और टेल, जैसे हम लोग ए रोड का नाम है RG बरुआ रोड, जानते हैं ना ये वाला रोड? यस, इस रोड का नाम है RG बरुआ। इधर हो गया मदर टेरेसा, और यहाँ पे एक गली है जिसका नाम है शांति पथ, इसी में मैं रहता हूँ, तो मेरे गली का नाम है। एक एरो ऐसे दिया रहता है, राइट? तो इसका मतलब जिसका पोजीशन बताते हैं उसकी तरफ हेड रहता है, और जिसके रेस्पेक्ट बताते हैं उसका वहाँ पे क्या रहता है? टेल। तो अब यहाँ पे ए एरो किसका पोजीशन बता रहा है और किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है? 2 का बता रहा है, और कहाँ पे रहकर बता रहा है? 1 पे बता। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 1, क्या लिखेंगे? 2 1, करेक्ट है ना? तो R21 को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़िए? पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। हेड और टेल देखते रहेंगे, करेक्ट है? बेंच अगर आवाज़ कर रहा है तो दूसरा बेंच शिफ्ट कर लीजिए। किसका बेंच आवाज़ कर रहा है? देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन, थोड़ा क्लास में डिसिप्लिन रखना भाई सब लोग। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, चलिए यहाँ देखिएगा, OAB, क्या हम लोग OAB को एक ट्रायंगल बोल सकते हैं? ट्रायंगल OAB में, ट्रायंगल OAB में कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है और कौन सा वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में है? और हम जानते हैं कि हाउ कैन वी टेक द ऑर्डर ऑफ वेक्टर, राइट? तो कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है? R1 और A वेक्टर जिसका नाम R21 है। ऑर्डर का मतलब होता है हेड टू टेल, हेड पे टेल रहता है तो बोलते हैं वेक्टर ऑर्डर में लिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? और फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें कौन सा 2 वेक्टर का रिजल्टेंट थर्ड है? इसका और इसका रिजल्टेंट कौन है? R2 है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? ट्रायंगल ऑफ, लिखिए फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एक डायग्राम बना के लिखना है। इन ट्रायंगल OAB फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 प्लस R21 का रिजल्टेंट कौन रहेगा स्टूडेंट? R2 रहेगा, करेक्ट है ना? सही है। तो R21 के लिए क्या इसको इधर भेज सकते हैं? तो R21 के लिए क्या लिखिएगा? R2 माइनस R1। देखिए अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था कि R21 के लिए R2 माइनस R1 लिख दीजिए, बट अब आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि पहले ए लिखे थे या पहले ये लिखे है, इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ R21 इक्वल टू व्हाट? R2 माइनस R1। अब देखो भाई याद करने का ट्रिक,
पहले कौन है, R2 पहले रहेगा, बाद में कौन है, बाद में 1 रहेगा, अब बीच में क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, करेक्ट। बोलिए R21 को क्या हम लोग R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 के लिए लिख सकते हैं x2i प्लस y2j, वहाँ देखिएगा माइनस x1i प्लस y1j। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, i को i के साथ और j को, एग्री, तो R21 इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप अब प्लस y2 माइनस y1 j कैप। यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिएगा ये क्या है, वेक्टर, इस वेक्टर का x कंपोनेंट बताइए क्या है, x2 माइनस x1, करेक्ट है। और इसका y कंपोनेंट, तो अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे, x कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, बोले यस। तो क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, सही है। और यहाँ देखिएगा इस लेंथ, इस एरो के लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड, लेकिन इस किसी भी पोजीशन वेक्टर का लेंथ का मतलब होता है वो एरो जिस दो पॉइंट के बीच का, उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो बोले पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा सर, R21 का मैग्नीट्यूड। और अगर ये आपको नहीं पढ़ाते तो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते, हाँ या ना, डिस्टेंस फार्मूला से भी तो आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ओवर, क्या डिफरेंट आया है, सेम आया है, सेम आया है। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला भी हम लोग जानते हैं तो वहाँ से कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, सही बात है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, आपसे सो मेनी टाइम्स ये पूछूंगा कि ए वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, तो हाउ कैन वी चेक द क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर है, ए एरो भी तो एक वेक्टर है, तो उसका कौन सा क्वाड्रेंट में है उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का साइन देखेंगे, यस, और बाई कंप्लीट का साइन देखेंगे, और ए दोनों पॉजिटिव, तो क्या बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर ए नेगेटिव ए भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, करेक्ट है। तो जो भी पहले पढ़ा रहे हैं उसको आगे हम लोग मिलाएंगे। और फिर मुझे क्या चाहिए होगा, tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिखते हैं, बाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे बाई कंपोनेंट का काम कौन करेगा, इस वेक्टर का y2 माइनस y1, और एक्स कंपोनेंट का काम कौन करेगा, आप लिखते रहिए, सब लोग लिखते रहिए इसको, ठीक है। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, बाकी किसका चेंज हो नहीं, चेंज, अरे बदलना फिजिक्स में चेंज का, केमिस्ट्री चेंज का मतलब रहता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, क्या रहेगा, फाइनल वैल्यू माइनस, और इस चेंज को डेल्टा से इंडिकेट करेंगे, किससे, डेल्टा से।
जैसे आप बोले तो मुझे एक बात याद आ गया। मेरे एक फैकल्टी हैं, वो यहाँ पे कुछ दिन के लिए काम किए थे, तो बोले कि सर पढ़ाने गए एक जगह बिहार में, तो देखो ये मैटर है स्टूडेंट। तो बच्चा पूछा सर मैटर का मतलब क्या, मुद्दा बोलना चाहते हैं? तो वही याद आ गया है। तो चेंज का मतलब है बदलना, तो ठीक ही है, वो सही है, बट यहाँ पे क्या रहेगा, फाइन माइनस इनिशियल। देखो भाई, ये डेल्टा जिसके आगे लगा देंगे, मैं डेल्टा एक्स के आगे लगा दिया, तब क्या पड़ेगा, चेंज ऑफ एक्स। चेंज ऑफ मतलब फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। अगर ये डेल्टा बाई के आगे लगा देंगे तो फाइनल बाई माइनस डेल्टा। अगर भी के आगे लगा देंगे तो पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी फैक्टर। चेंज ऑफ, तब क्या लिखिएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एग्री? डेल्टा अगर जेड के आगे लगा दोगे, फाइनल जेड माइनस इनिशियल जेड। तो अब याद रहेगा कि डेल्टा जिसके आगे भी लगेगा उसका चेंज दिखा देगा। अब यहाँ बोलना है आर, इसको क्या पढ़िएगा, यस वेरी गुड, चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। करेक्ट है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। लिखना भी है, यहाँ पे आई का अप्लाई नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। आज के बाद ये डेल्टा का मतलब समझना है पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में चेंज। ये डेल्टा जिसके आगे भी लगाएंगे मतलब उसका मैं चेंज पूछ रहा हूँ। तो चेंज का मतलब उसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एग्री? अब आप लोग से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जो जानते हो बोलिए, हम साथ साथ हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपने आंसर दिया 50%, डिस्टेंस से बताया। क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नहीं लगा क्या वेक्टर का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, मतलब इन्फॉर्मेशन आधा दे रहे हैं। किसी वेक्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ? तो आपका मतलब 9th और 10th क्लास तक मैं इतना एक्सेप्ट करता हूँ और आपने सही बोला। यहाँ देखिए 2 पॉइंट है। सबसे पहले मैं आप लोग का ही डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं अपना डेफिनेशन लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट लिखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खुद का जो पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। यहाँ देखना है स्टूडेंट, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। आपको रोड बनाना है और सारा ऑप्शन आप ले सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रोड क्या हो सकता है? स्ट्रेट। और ए से बी पे जाना है, ए से कहाँ पे? तो जिस तरफ हम लोग जाते रहते हैं, मेरा डायरेक्शन पोजीशन उधर ही देखते रहते हैं। जाएंगे चांदमारी की तरफ और देखेंगे गणेश की तरफ, ऐसा तो होगा नहीं। जिधर जाएंगे उधर ही देखेंगे, जिधर जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आप में से कोई लोग बाइक चलाते होंगे या साइकिल ही हैं, तो सपोज ये चांदमारी का फ्लाईओवर जाना है, तो नहीं लगता कि जैसे जैसे रास्ता वैसे हम लोग अपना स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं। करेक्ट है। तो ए मेरा क्या हो गया? ए हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट। करेक्ट है। मतलब आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक डायरेक्ट एरो खींच दिया। ऐसे एरो का लेंथ बता रहे हैं, एरो का लेंथ बता रहे हैं। एक ए भी तो जाने का रास्ता हो सकता था, राइट? एक ए भी तो हो सकता है, एक ए भी हो सकता है। इतना सारा रोड बना सकते थे, रास्ता बना सकते थे जाने का ए से बी पे, बट उन सब में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन रहेगा? ए रहेगा। करेक्ट है। और ए क्या है?
डायरेक्ट एरो। क्या है? इसका मतलब है कि डिस्प्ले, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। करेक्ट है? आप इस रास्ते से भी जा रहे हो और तब भी पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, तो ये तो नहीं बोलिएगा, ये बोलिएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब है ये मेरा है क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या है? ये लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करेगा? डिस्प्लेसमेंट का यहाँ तक आइए स्टूडेंट। तो एक मिनट, अगर आपको एक मिनट ध्यान सुनना है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो इजिट मान लेते हैं। यहाँ देखिए, बातों को सुनिए और समझिए। इतना सारा रास्ता मैंने दिखाया, इस रास्ता में मैंने डिस्टेंस कवर किया S4, इसमें मैंने डिस्टेंस क्या कवर किया S3। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज स्ट्रेट में आपको जगह रहेगा, बीच में नदी आ गया तो नदी को क्रॉस करते हुए नहीं जा सकते हैं, या नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगा। तो अगर उसके अलावा भी कोई रास्ता लेते हैं, इसका डिस्टेंस हो गया S2, ये कुछ हो जाएगा, इसका ये डिस्टेंस S है, ये हो जाएगा मेरा S1, ये हो जाएगा S5। अगर आप इस रास्ते से भी A से B पे पहुँचे हैं और तब भी आपसे कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप यही बोलिएगा। इस रास्ते से भी गए हैं तब भी क्या पूछेगा, ये बोलेंगे। इस रास्ते से भी गए हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट आपको यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलोगे। तो लगता है कि आप इन 1 2 3 4 5 रास्ते से गए हैं, फिर भी डिस्प्लेसमेंट कोई पूछ रहा है तो आप यही बोल रहे हो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इतना समझ में आ गया है? और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और उस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ऐड कर देना है डायरेक्ट एरो से, स्ट्रेट एरो से। करेक्ट है? लिखिए एक लाइन, ये डायग्राम बनाने का नीचे ध्यान, एक मिनट डायग्राम बनाइए बढ़िया से, ऐसा ही। देखिए, किसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, इसका मतलब वो चीज़ें बहुत बार आगे आने वाला है। जैसे कंपोनेंट ब्रेक करने में मैं बहुत देर रुका, मतलब उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हर चैप्टर में आएगा, मोटा मोटी फिजिक्स का 11th-12th में। तो इसको आज अच्छे से समझ लेते हैं। करेक्ट है? और जनरली डिस्प्लेसमेंट को यहाँ देखिएगा, डिस्टेंस को हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस कवर, क्या बोलते हैं, कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं सफर्ड। मतलब आपने इस रास्ते से गया तो हर एक पॉइंट पे पाथ पे चलते हुए आया, यहाँ से यहाँ, तब कोई पूछेगा आप A से B पे आए हैं, और तब कोई पूछेगा हाउ मच डिस्टेंस कवर, तब बोलेगा S4। और कोई पूछेगा A से B पे आए हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सफर्ड, तब क्या बोलेगा, S। क्या बोलेगा, डिस्टेंस कवर पूछेगा तब क्या बोलिएगा, जिस रास्ते पे आप चल के गए हो, आप पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट सफर्ड, A से B पे आ गया, आप पूछेगा डिस्प्लेसमेंट सफर्ड, तब क्या बोलना है, इज इट S4 या इट इज S। इसलिए सो मेनी टाइम्स जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर हम लोग चलकर नहीं भी जा सकते हैं। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना है, मान लेते हैं कि जू रोड तिनियाली से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया, यहाँ से गया गणेशपुरी, कहाँ गया भाई, फिर आया बड़ा बाज़ार, बिग बाज़ार। करेक्ट है? फिर घूमते हुआ आया कॉमर्स कॉलेज। अब बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। 2 पॉइंट इसके पीछे पूछ रहे हैं, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया तो फाइनल यहाँ पे है, तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट पॉइंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड, मेरा रास्ता ये है, राइट। इट इज़ नॉट कंपल्सरी रास्ता कर भी रहेगा, ऐसा भी तो रह सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने A कवर किया, लेकिन कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना कवर करके आए हैं, तो यही इसका लेंथ बताएंगे या इन सबको जोड़ कर बताएंगे, इन सबको जोड़ कर। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या करते हैं, कवर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए सफर्ड और डिस्टेंस के लिए कवर्ड। एग्री? समझ में आया? अरे नहीं भी यहाँ समझते हैं तो इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं, पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ 3 वेक्टर आर टेकन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। करेक्ट है? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से बताइए, यहाँ देखिए और बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन ज़्यादा रहेगा।
क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? अगर मेरा रास्ता सर यही है, समटाइम्स ऐसा रहेगा ना कि स्ट्रेट रोड है, इसका मतलब, लेकिन अगर इस रास्ते को छोड़ दिया जाए तो बाकी रास्ते के लिए डिस्टेंस बड़ा रहेगा और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से पूरे फिजिक्स का क्या एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। बराबर कब होगा? एक केस में, जब मेरा पाथ वही रहेगा, डिस्टेंस वाला पाथ, डिस्प्लेसमेंट वाला स्ट्रेट रहेगा, तब उस टाइम पे क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा। बाकी के केस में डिस्टेंस बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ये मैं इस डायग्राम से बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट इनक्विटी है। करेक्ट है? और ए पॉइंट लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से क्या ऐड कर देना है? डायरेक्ट स्ट्रेट एरो। अब लिखिए मेरी तरफ से डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसका चेंज स्टूडेंट? पोजीशन वेक्टर का। अब यहां देखिएगा, ये वेक्टर क्या सेकंड स्केलर वाइज लिखें या वेक्टर वाइज? क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन। करेक्ट है? और चेंज क्या होता है बोलना है? एकदम जागते रहना और बोलना है। चेंज डेल्टा आर लिखना है। क्या लिखें? अभी तो बताए थे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, यस। लिखो भाई, अब जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, पहला ही चैप्टर है, थोड़ा मन लगा के देखना है, समझना, और घर पे जाकर दोबारा रिवीजन करना है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल एक्टिविटी, इतना मान लो कम से कम पर डे का 4 to 5 आवर अगर आप स्टडी करोगे अगला 2 साल तक या अगला 3 साल तक, तब जाकर सफलता मिलेगा। अब बोर्ड के लिए भी आपको करना पड़ेगा। अब बोर्ड में 12th बोर्ड में भी नहीं हो पाएगा अगर ये सब नहीं जानोगे तो, क्योंकि ये बिल्कुल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स का चल रहा है। मतलब बातों को तुम बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मतलब अभी से अपना गियर चेंज कर लीजिए। नहीं पढ़ेंगे आप, अगर इसमें 1 या 2 महीना निकाल दिए, ध्यान सुनना है, अगर 3 महीना जिसने निकाल दिया ऐसा बिना पढ़े हुए, अब बहुत पीछे चले जाओगे। तो बैच फुल स्विंग में स्टार्ट हुआ है, हर दिन कुछ नया सिखाऊंगा, तो घर पे जाकर उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं किसी लेक्चर में अभी 1 आवर का लेक्चर ले रहा हूँ, तो घर पे आपको उसको कम से कम तो 1.5 आवर उस पर बात करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैंने कहाँ पे क्या बोला, क्या पढ़ाया है। सिर्फ आते रहोगे, जाते रहोगे बैग लेकर, और यहाँ नोटबुक ऐसे, फिर यहाँ पे अगर ओपन करोगे बिल्कुल ब्लैंक रहोगे। याद तो देखो अभी भी टाइम है, निगेटिव मत आप लोग लीजिएगा कि आपके टैलेंट पर मैं शक कर रहा हूँ, अभी भी राइट टाइम है, उसमें मेरा ही लॉस है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर साइंस लिए हो तो माइंड में सेट कर लो, पढ़ना पड़ेगा 2 साल तक। और लगता है कि नहीं कोप अप करोगे तो बेटर है कि अभी भी सोच लो। सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि हाँ 9th के जैसा 10th रहेगा, काम चले, नहीं होने वाला है। ये बहुत अलग लेवल पे काम होने वाला है। और खासकर IIT और JEE में इनको सोचते हो अगर ड्रीम बड़ा है, तब तो जितना पढ़ोगे कम पड़ेगा। बड़ा चीज़ के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। हाँ लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। आप अगर मेहनत करेंगे, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, तो आप सोचोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ छोड़कर कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं करेगा, इंग्लिश भी भूल जाओगे। इतना सच बता रहा हूँ, इसमें दिमाग लगता है ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कोई आर्बिट्रेरी पाथ है, कोई रास्ता, करेक्ट है। इस रास्ते पे कोई एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और इनिशियली पार्टिकल पॉइंट 1 पे था,
करेक्ट है। अब बाद में पॉइंट 2 पे पहुंच गया, कहाँ आया है, पॉइंट 2 पे। अब तब पूछेंगे कि व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, मैं पहले बोलता हूँ फिर आप लिखना टाइम दूंगा। व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 अलोंग दिस पाथ, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछेंगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, इनिशियल पोजीशन, वेयर वाज द पार्टिकल इनिशियली एट पॉइंट 1 एंड फाइनली वेयर वाज द पार्टिकल। तो इसका फाइनल पोजीशन क्या रहेगा, बोलिए R2, इनिशियल क्या रहेगा R1, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, R2 माइनस, और फिर आपको ख्याल आएगा कि सर ने R2 माइनस R1 को R21 भी बोले थे। R2 माइनस R1 को क्या लिख सकते हैं, R21 को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 इक्वल टू व्हाट, R21। यहाँ देखना है भाई, R12 को क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, R21 को क्या लिखोगे, R1, R23 को क्या लिखोगे, करेक्ट है। इन दोनों वेक्टर में R12 और R21 सेम वेक्टर है या डिफरेंट वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर है, दोनों में माइनस का डिफरेंस है। किस एक थ्योरी पढ़ाए थे वेक्टर में, याद है कि किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, आई डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। यहाँ देखिएगा R21 को क्या लिख सकते हैं, -R12, बोले हाँ राइट, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से, तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट, बट व्हाट अबाउट लेंथ, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मॉडुलस लेंगे तो ऐसे लिखेंगे R12, करेक्ट है। चलिए अब मुझे यहाँ पूछना है कि डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। और बोलिए R21 को बोलिए भी और पढ़िए भी, R21 को क्या पढ़ोगे, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू, तो जिसका पोजीशन बताते हैं वहाँ पे रहता है हेड, और जिसके रेस्पेक्ट में बताते हैं वहाँ पे क्या रहता है, टेल। तो क्या R21 को ऐसे कर दें, राइट। अरे क्या हो गया, तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक। आज पार्टिकल गया कौन से रास्ते से है, इस नहीं डायरेक्ट गया था या इस रास्ते से, मैंने रास्ता ये बनाया था, मैंने रास्ता क्या बनाया था, एक कर्व रास्ता बनाया था, तो पार्टिकल गया है इस रास्ते से होते हुए, करेक्ट। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए रहेगा या ए रहेगा, ए रहेगा, यस। और तो आज के बाद जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है और जहाँ पे जाके रुकता है, तो जहाँ पे रुकेगा वो उसका फाइनल पोजीशन हुआ। जब आप 43 से स्टार्ट किया, गणेश गुरु में जाकर रुके थे, इनिशियल पोजीशन क्या था 43, फाइनल पोजीशन क्या था, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट है। तो फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन पे हेड देना है, इनिशियल पॉइंट पे टेल देना है। यहाँ तक समझ में आ गया है। और इसी डायग्राम में पार्टिकल मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 से 2, अतः पूछा जाएगा डिस्टेंस कवर के लिए क्या कीजिएगा, तो सर ए वाला, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कीजिएगा, पूछेगा डिस्टेंस कवर, तो ए बोलना है या ए पूरा जोड़ना है। आप ऐसे सोचिए कि ये धागे का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ये धागा यहाँ से कट कर हटाए और ऐसे खींच देंगे, है या ना। मानते हैं आप एक सर्कुलर पाथ में एक राउंड लगाते हैं, अतः पूछें कितना डिस्टेंस कवर किए, 2 पाई आर, क्योंकि कट करके ऐसे फैलाएंगे तो क्या रहेगा, 2 पाई आर ही रहेगा, करेक्ट है, ओके। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा आर इक्वल टू क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस x1 i कैप अब y1 j कैप। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2 माइनस x1 i कैप
और बाई टू माइनस बाई वन जे कैप। बोले इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा? क्या रहेगा? इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट रहेगा एक्स टू माइनस, और एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? बोले फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, एक्स वन बाई वन, एक्स टू वाई टू। तो क्या इसको बोल सकते हैं चेंज ऑफ एक्स? क्या बोल सकते हैं? एग्री ना? तो आज का कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, बोला चेंज ऑफ एक्स, चेंज ऑफ, और डिस्प्लेसमेंट का बाई कंपोनेंट बाई टू माइनस बाई वन, और बाई टू क्या था? फाइनल बाई, और बाई वन क्या था? इनिशियल बाई। तो क्या बोलना है? चेंज ऑफ बाई। तो कहीं कहीं पे शॉर्टकट यहाँ देखिएगा ऐसे भी लिखा रहेगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप। अलग है या सेम बात है? चेंज ऑफ एक्स आई कैप, चेंज ऑफ वाई, और जेड भी रहता तो बोलते चेंज ऑफ जेड के कैप। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो क्या लिखिएगा? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, तो सर डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यहां देखना है स्टूडेंट, ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा, बहुत अलग मीनिंग रहेगा। ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है? प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। और अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ भी नहीं था, यही था एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस यस। इस डायग्राम के रेफरेंस में लिख रहा हूं। एक ही बात है ना? इतना सारा बात डिफरेंट बात है, सेम बात? सेम बात। लिख लीजिए एक साथ बॉक्स में कर दीजिए। मतलब एक ही बात को टोटल कर अलग अलग तरीके से लिखा, ठीक है? कोई डेल्टा आर बोल देगा, कोई आर टू वन बोल देगा, कोई आर टू माइनस आर वन बोल देगा, कोई एक्स टू माइनस एक्स वन बोलेगा, उसी को डेल्टा एक्स बोलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोग को? तो अब आज के क्लास के बाद डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तब क्या बोलिएगा? पहला डिफिनेशन खुद को बोलना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाद में फिर रिमाइंडर देना है चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अगर 1 2 से 1 पे आता तब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते? 2 से 1 पे आता R12 बोलते। क्या बोलते? तब फाइनल पॉइंट होता 1, इनिशियल पॉइंट होता 2। करेक्ट है ना? इसमें एक और, अब तो ये हो गया एकदम चीज़ों को समझ लेना। अब थोड़ा शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल व्हाट? चेंज ऑफ आर, और चेंज को बाहर रखते हैं। आर के लिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट? ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को।
नहीं समझे, मैंने आर के बदले लिखा, अब क्या किया, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई, ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, ये समझ कर हुआ, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है, बात एक ही है, ऐसे भी लिख लो भाई। देखिए आपका मैं थ्योरी का कंटेंट और बोर्ड पे एग्जाम्पल भरपूर लूँगा, मतलब मैं किसी चैप्टर का थ्योरी कवर करूँगा तो आपके लिए मच मोर रहेगा, कोई रेफरेंस बुक अगर पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा, मतलब हर इंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, प्रोवाइडेड कि आप मेरे थ्योरी को 100% डाइजेस्ट करने का कैपेबिलिटी रखते हो। मैं चलूँगा अभी स्लो, फास्ट नहीं चलूँगा, ये अगर 12th क्लास रहता तो ये तो थोड़े पढ़ाते रहते हैं, इसका यूज करते हैं, अब ये थोड़े पढ़ाएंगे हमेशा, राइट। अभी आप ट्रांसलेशन में क्या ABCD पढ़ते हो या ABCD का यूज करते हो, कुछ ऐसा ही बात चलेगा, ठीक है। हो गया एवरीवन, यहाँ देखना है, मैंने आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो मैं 2 पॉइंट फिक्स कर रहा हूँ, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, मैंने 2 पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इनिशियल पॉइंट एंड, द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट शुड बी फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट फिक्स है, करेक्ट है। तो मैंने आपको टास्क दिया कि पॉइंट 1 से मुझे पॉइंट 2 पे जाना है, उसके लिए जाने का रास्ता क्या क्या कितना हो सकता है, आपकी मर्जी है ना, किसी ने ऐसा रास्ता बना गया, किसी ने ऐसा रास्ता बनाया, कोई ऐसे घूम कर जा रहे हैं टाइम पास, ऐसे कोई और ऐसे कर रहे हैं, राइट, सही है। बट इतने सारे रास्ता के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा या सेम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो ही रहेगा, इट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, करेक्ट है। इन सारे रास्ते के लिए 1 का पोजीशन तो फिक्स रहेगा, 2 का भी पोजीशन फिक्स रहेगा, तो R21 भी तो फिक्स रहेगा, रास्ता चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट फिक्स कर दिए, पॉइंट शुड बी व्हाट फिक्स्ड, और रास्ता चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पे कोई, डिस्प्लेसमेंट का एरो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये डायग्राम दोबारा बनाइए, और फिर से एक बार लिखिए, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इन 5 पाथ के लिए, रास्ते के लिए एक ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि पॉइंट को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। सिर्फ ये लिख लीजिएगा, फॉर ऑल 5 पाथ डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम बिकॉज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज फिक्स्ड। हाँ, यहाँ देखिएगा, अच्छा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को वेरी करेंगे तब तो वेरी कर जाएगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, यहाँ क्या ध्यान सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 गिवन जैसे ही बोलते हैं मतलब पॉइंट शुड बी फिक्स्ड, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड, ये पूरा लाइन लिखिएगा बढ़िया से जाकर। करेक्ट है स्टूडेंट, यहाँ देखिए डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1, ये मैंने क्या दिया, यहाँ देखना है सबको, क्या दिया स्टूडेंट, पॉइंट, इसका करोड़ों टाइम्स छोटा सोचिए, इमेजिन कीजिए, करोड़ों टाइम्स बड़ा नहीं छोटा है, इमेजिन हो गया, और जो भी इमेजिन किया हो उससे भी करोड़ों टाइम्स छोटा, छोटा कर जाना है, तो होता है ऐसा साइज होता है एटम का, यहाँ देखो भाई लिखते हो ना 1 मिलीमीटर,
स्केल पे देखते हैं 1 मिलीमीटर, एकदम छोटा सा गैप, बट ये भी तो देखते हैं 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ करेक्ट है। इसका मतलब है कि आप 10⁻⁹ जस्ट इमेजिन करो कि 1 मिलीमीटर से कितना छोटा रहेगा। 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, करेक्ट है। 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर तो नहीं था कि 1 नैनोमीटर से के रेस्पेक्ट में इतना टाइम ज़्यादा है, बोलिए यस। और इस 1 मिलीमीटर को इतना पार्ट में डिवाइड करना है, 10 लाख टाइम में डिवाइड करना है। इस गैप को 1 मिलीमीटर का कितना पार्ट करना है, इमेजिन करो कैसा दिखेगा। सब बहुत छोटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ऐसे तो नज़र नहीं आएगा, राइट। तो वही मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। सरसों का दाना देखें, मस्टर्ड, राइट। तो उसका एक पार्टिकल लीजिए, कितना छोटा है, और उसको बोल रहे हैं कि करोड़ों करोड़ टाइम्स छोटा करते जाना है। और जहाँ पे आपका इमेजिनेशन ख़त्म हो जाए, सर इससे छोटा नहीं इमेजिन कर सकते हैं, करेक्ट है। यहाँ देखिए, पढ़िए तो, dx क्या है, dx है चेंज का सबसे छोटा भाई, पढ़िए, चेंज का, यस, इससे छोटा चेंज नहीं हो सकता है। dx इज ऑल्सो चेंज ऑफ x, dx इज व्हाट, ऑल्सो चेंज ऑफ x, बट वेरी बिग चेंज या वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x। आज पहला बार लाइफ में जानिए dx, क्या पढ़ रहे हैं। तो dx क्या है, चेंज ऑफ x। डेल्टा x क्या है, ये भी क्या है, इसको हटली एक्सेप्ट करना है, यानी कि सर dx कहाँ से आ गया, यह चेंज ऑफ x। बट ये जो चेंज ऑफ x है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये होता है फाइनाइट चेंज। क्या होता है, कम इन क्यों लेट हो गया। नहीं, आप क्लास में बहुत लेट हो जाओ तो मैं आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्लास थोड़ा सिंसियरिटी करो भाई। क्लास है, क्लास लेट कैसे कर लेंगे, एक आध दिन होगा, जैसे मुझसे भी एक दिन लेट हो गया था, तो लेट होगा तो उस टाइम पे तो मुझे गिल्टी फील होता है। 10 मिनट भी 15 मिनट, हाफ एन आवर किसी दिन लेट हो जाता है। ऐसा साल में एक आध दो बार किसी आपके साथ भी हुआ, मैं इसको माइंड नहीं कर रहा हूँ। पर दिक्कत है कि घर पे जाकर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, इन चीज़ को देखना पड़ेगा। आज ही देखिएगा। चलिए, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज ऑफ एक्स। बट ये जो चेंज ऑफ एक्स है वो फाइनाइट, जिसको वैल्यू को आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 - 2 = 4, राइट। बट डी एक्स क्या है, वेरी वेरी वेरी, 10 बार वेरी लिख सकते हैं, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन एक्स। इसलिए मैंने बोला था चेंज का सबसे छोटा भाई क्या है, डी एक्स, करेक्ट है। इस चेंज को हम लोग बोलते हैं, पढ़िए, इनफाइनाइट चेंज नहीं भाई, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। डेसिमल, नॉट डेसिमल, इट इज नॉट डेसिमल, टेसिमल, टी लिखे हैं। इनफाइनाइट टेसिमल चेंज ऑफ एक्स, जो लिख रहे हैं वही बोल भी रहे हैं। तो आज का वेरी स्मॉल चेंज ऑफ एक्स को क्या पढ़ेंगे, डी एक्स। क्या बोलेंगे, तो क्या डी एक्स और डेल्टा एक्स में डिफरेंस समझ में आया, क्या समझ में आया। डेल्टा एक्स है फाइनाइट चेंज ऑफ एक्स, और डी एक्स क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज, मतलब चेंज का सबसे छोटा। तो ऐसे ही डी वाई क्या है स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो चेंज ऑफ वाई, इट इज ऑल्सो व्हाट, बट कैसा चेंज, वाई का बहुत बड़ा चेंज या बहुत छोटा चेंज। देखिए, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। डी जेड क्या है, तो लिखना भी है, लिखे तो 4 बार, तब तो याद रहेगा। लाइफ में पहला बार सुन रहे हो बातों को। ये लिखना है वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। ये क्या लिखना है,
डेल्टा आर के लिए क्या लिखे हैं? डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्या लिखे थे स्टूडेंट? डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे, करेक्ट है? यहां देखो भाई सब लोग, डी आर क्या है? ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट बट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे, यहाँ देखिएगा सर, लेंथ बोलिए क्या है? डीएल क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी, कोई धागा का एकदम छोटा सा टुकड़ा काट के निकाले हैं, उसको क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी मास, करेक्ट है? डीएम क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास, करेक्ट है? एग्री? यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब डेल्टा आर था तो लिखते थे डेल्टा एक्स, और क्या लिखते थे? जब डी आर रहेगा तो क्या लिखेंगे? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। एग्री ना? एक्चुअली मुझे इसके बदले ये लिखना था, और मैं डर रहा था कि कैसे बच्चों को समझाया जाए, फिर दिमाग में आया ये बोला जाएगा चेंज का सबसे छोटा भाई। क्या बोलेंगे? डी एक्स, इट इज ऑल्सो ए चेंज, राइट? अच्छा, डी आर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे? डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और तो डी आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? यस, तो एटलीस्ट आप आज तो एक नया टर्म से वाकिफ़ हुए। वो क्या था? डी एक्स डी वाई डी जेड, और फिर डी आर। इसको क्या बोलेंगे? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि डिस्प्लेसमेंट का मोटा मोटी आपको अब कंप्लीट आइडिया हो गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब, लेकिन उसका वेक्टोरियल फॉर्म में क्या बोलना है? चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ देखो भाई, इसको लिखना नहीं है, अब मैं डेमो दे रहा हूँ कुछ। आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे, याद है? करेक्ट है? इसमें बताए थे कि लैम्डा पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन सेम होता है, करेक्ट है? नेक्स्ट चैप्टर में मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, ये होता है एवरेज के लिए, मतलब एक फार्मूला आ जाएगा, और उसके लिए ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए इक्वल टू डेल्टा आर बाई, ये फार्मूला होता है। और तब इसका एडवांटेज लेंगे, 1 बाई डेल्टा टी को बाहर करके डेल्टा आर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट क्या है? चेंज ऑफ टाइम, 1 बाई चेंज ऑफ, और टाइम तो ऑलवेज बढ़ रहा है। टाइम क्या है? टाइम ही एक ऐसा चीज़ ऑलवेज बढ़ रहा है, राइट? तो ए ब्रैकेट हो गया पॉजिटिव जस्ट लाइक लैम्डा, और ए क्या हो गया? जस्ट लाइक ए। और तब आपसे बोला जाएगा इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन डेल्टा आर के डायरेक्शन में रहेगा। बोले हाँ, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। एग्री? और फिर इसी को बोला जाएगा इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की तरफ रहेगा। क्यों? डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा इज व्हाट? इस जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो आगे के चैप्टर में यूज करेंगे। एग्री? यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो भी मैंने आज पढ़ाया है? चलिए अब लिखिए, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट
एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर POLAR रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ब्रैकेट में क्या इन 2 डायमेंशन, मतलब अभी हम लोग 2 डायमेंशन के लिए काम कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, सो मेनी टाइम्स खास करके शिपिंग में, एरोप्लेन में बहुत सारा टाइम ऊपर में है तो ऊपर में कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नज़र नहीं आएगा, वो पेपर पर नज़र आता है, राइट। तो जनरली हम लोग कुछ और टर्म में पोजीशन बताते रहते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए एक तो तरीका है कि पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए सर आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दे दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए। तो ये जो एक्स और वाई के टर्म में जो बता रहे हैं, किसके टर्म में, वो हो गया पोजीशन बताना इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, पोजीशन बताना इन टर्म्स ऑफ व्हाट। लेकिन सम टाइम्स पोजीशन के लिए ऐसा दे दिया रहेगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल टेन मीटर 60 डिग्री, ऐसा दिया रहेगा 10 मीटर 60 डिग्री, करेक्ट है। तो ये भी एक तरीका है पोजीशन बताने का। 10 मीटर 60 डिग्री का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट से आप पोजीशन बता रहे हैं वहाँ से उसका डिस्टेंस 10 मीटर पे है। कितना मीटर पे है? और किसी रेफरेंस लाइन से एंगल बताने मेजर करने के लिए कोई एक रेफरेंस लाइन लेंगे, तो किसी रेफरेंस लाइन से उसका एंगल 60 डिग्री पे है। कहाँ पे है? तो मान लेते हैं कि वो रेफरेंस लाइन अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन से ही एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। और मुझे एक चाहिए कि इस लाइन से, इस पॉइंट से 10 मीटर पर हैं, कितना पे, बट रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री पे, तो आप कैसे करोगे? तो सर 10 मीटर का यहाँ पे एक नीडल बनाएंगे, बोले हाँ, और इस नीडल को ऐसे घुमाएंगे और जहाँ पे 60 डिग्री आएगा वहाँ पर रुक जाएंगे, बोले यस। तो ये जो हम लोग डिस्टेंस और एंगल के टर्म में जो बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है? डिस्टेंस और एंगल। क्या दिया रहेगा? ड्रॉ कीजिए। तब इस पॉइंट के लिए ऐसे लिखा रहेगा 10 मीटर 60 डिग्री। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, रिकॉर्डिंग तो होता है ना, आज घर पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन क्लास होने से आपको लॉस हो जाएगा, अभी आप जस्ट बिगिनिंग कर रहे हो, चीज़ें बहुत अलग लेवल पे काम हो रहा है। देखिए मेरे साथ भी हो सकता है, मैं साल में 1-2 बार मेरे साथ हो जाता है, और ऐसा भी सिचुएशन होता है कि यहाँ से ऑफिस से लोग जाकर उठाते हैं, सर उठिए क्लास है, मतलब कुछ पर्सनल काम रहा है, हेक्टिक रहा है रूटीन, तो ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं इसको माइंड नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा बिल्कुल क्लियर कट आपके लिए ही तो फीलिंग है कि मतलब आप लोग अच्छा करो। आप कैटलिस्ट में आए हैं और दिस इज़ वेरी टफ टाइम फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, मतलब जब बड़ा बड़ा ब्रांड आया हुआ है उसमें आप ट्रस्ट करके या किसी के रेफरेंस में, सर के रेफरेंस में आए हैं, तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा नाम खराब होगा। जो किसी रेफरेंस से नहीं आते हैं तो उसमें तो हेडेक नहीं होता है, बट जो मुझे पहले से जानते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि थोड़ा भी ख़राब नहीं करना है। और वो होता भी नहीं है, पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं तो कोशिश यही रहता है कि आप देखिए स्टूडेंट फ़ी देते हैं, वो बनता है प्रोफेशनल रिलेशन कि आपने फ़ी पे किया, बट जैसे से बैच आगे जाएगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और चाहता है, हर टीचर चाहेगा कि मेरा बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि आपका रिजल्ट से ही तो मेरा नाम होगा। तो मैं क्या चाहूँगा, इस मोमेंट में 2 साल में बहुत बार डांट भी खाना पड़ेगा टीचर से, नहीं पढ़ोगे तो ख़राब रहेगा। आप ऐसे मेरे साथ कुछ भी बिहेव खराब रहेगा, कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई में अच्छा रहो भाई,
बाकी सब टॉलरेबल है। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, सर आज मैं इस मूवी सोच रहा हूँ, देख लो, चलेगा काम। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, डेली बोल रहे हैं सर मूवी देखना है। जैसे मेरा भतीजा यहीं पे सुबह शाम तक पढ़ते रहता है, क्लास 12th में है, तो उसको मैं खुद ही बोल दिया हूँ तुम वीक में मेरे तरफ से एक मूवी देखना हॉलीवुड का डाउनलोड करके, क्योंकि बॉलीवुड में तो कोई थीम रहता नहीं है, 50 साल से इमोशन नहीं चलता है कोई थीम ही नहीं है, एक ही कहानी घूम फिर के आता है। हॉलीवुड में कहता है ना बहुत साइंटिफिक रहता है मूवी, लाइक इम्पैक्ट देख लीजिए, मिशन इम्पॉसिबल का सीरीज़ देख लीजिए, या 300 मूवी देख लीजिए, बहुत सारा है जिसमें कुछ लगता है कि हाँ कुछ दिमाग खर्च हो रहा है। इम्पैक्ट उसमें एक था ना, नाम शायद आप लोग देखे हो, नहीं अभी नहीं देखना है, उसमें से कोई मतलब कुछ चट्टान चाहे कुछ ग्रह का टुकड़ा टूट कर आ रहा है, अर्थ पे गिरने वाला है, अब सबको बचाएगा कौन? अमेरिका। सारे हॉलीवुड की मूवी में कौन बचाता है? नासा। वहाँ से रिफ्लेक्ट करता है कि मैं सुपर पावर हूँ। मूवी क्या रिफ्लेक्ट करेगा? वही तो करता है। वहाँ पे इतना साइंटिफिक है ना कि अगर सच में आगे बढ़ोगे, थोड़ा साइंस का नॉलेज हो जाएगा, तो मैं तो देखता हूँ तो बहुत अच्छा है, ये तो इनऑर्गेनिक में था। एल्युमिनियम, एक्चुअली एल्युमिनियम का पाउडर का वॉश कर रहे हैं, वो रॉकेट फ्यूल में जो होता है, रॉकेट फ्यूल, उसको जला रहा है, ब्लास्ट कर रहा है। अब यहाँ का डायरेक्टर सोच पाएगा एल्युमिनियम का पाउडर लेके जलाएंगे? मतलब वहाँ पे जो राइटर भी है तो कितना बड़ा डोमेन लेके काम करता होगा राइटर। अच्छा साइंटिफिक, अगर साइंटिफिक मूवी बन रहा तो साइंटिफिक राइटर रहेगा, उसको हर एक चीज़ का नॉलेज रहेगा। जस्ट इमेजिन, कहानी थोड़ी लिखना है इमेजिनेशन वाला, मतलब कितना अलग लेवल पे काम होता है। एक मैं और मूवी देखा था, मार्स, मंगल ग्रह का, लास्ट में पोटैटो वगैरह उगा रहा था, तो समझते हैं कैसे कितना साइंटिफिक था, कहाँ से इम्पैक्ट रहेगा, कैसे वहाँ कहाँ से फ्लाई करेगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं कि राकेश सर ने मूवी का बात कर दिया तो मूवी देखना स्टार्ट करना है, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत बड़ा एडिक्शन है वो। आप इंटरटेन कर सकते हो, इंटरटेनमेंट रिक्वायरमेंट है एक लिमिट तक, आउट ऑफ सब्जेक्ट भी होना पड़ता है। आप कंटिन्यू पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे मैं अपने पास रखता था कॉमिक्स या स्टोरी का, अच्छा स्टोरी का, या मोटिवेशनल, अपने टाइम पे पढ़ता था यू कैन विन, एक आया था शिव खड़ा का, बड़ा मोटिवेशनल था, उसमें हर दिन एक स्टोरी पढ़ते थे, उसमें पहला इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो खाना खाए दोपहर में तो नींद आ जाए इसके लिए पढ़ते थे, मतलब वो सोना बहुत ज़रूरी है, आप मशीन नहीं हो। तो सुबह 6:30 से पढ़ रहे हैं, दिन को 1:30 तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप पढ़े जा रहे हो, एच ब्रह्मा बनाए जा रहे हो, ये कर रहे जा रहे हो, पूरा एग्जॉस्ट हो गए। अब फिर से रिचार्ज होकर वापस पढ़ना है तो लंच करके तो कम से कम 1.5 आवर सोना पड़ेगा। आइए, मैं अभी तक रूटीन मेंटेन करता हूँ, मैं सुबह भी क्लास लेता हूँ 2-3 क्लास, और शाम में भी लेते हैं। दोपहर में मुझे रेस्ट चाहिए ही चाहिए, तब इतना एक्टिंग कर पाएंगे, आकर बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी नींद नहीं आते रहता है तो क्या करेंगे, उल्टा गिनती करते थे, 99, 98, 97, ये भी एक तरीका है नींद लाने का एग्ज़ाम के टाइम पे। नहीं तो कुछ पढ़ते पढ़ते सो आइए, नींद आ जाएगा। बट अभी सर यूट्यूब देखते देखते सो जाते हैं पर रीडिंग है कभी कम हो गया ना, स्मार्टफोन आ गया है, बट वो बहुत बड़ा एडिक्शन है। मैं कभी कभी यूट्यूब खोलता हूँ, अच्छा ठीक है 10 मिनट धोनी का बैटिंग देख लेंगे, राइट, मैं देखता हूँ क्लिप, तो 10 मिनट कभी 1 आवर हो जाता है पता नहीं चलता है, और 1 आवर कब 2 आवर हो जाता है वो बिल्कुल पता नहीं चलता। अब फिर लास्ट में क्या होता है, देख ही लिए तो देख लेते हैं पूरा मूवी, ऐसा होता है। तो आप घर पे भी पढ़ाई करते हो ना, तो स्मार्टफोन को साइड में करके पेरेंट्स को दे दो। मेरा जितना भी इस गैलरी में जाइएगा, सीढ़ी से भी कभी जाइएगा, जितना भी IIT का रिजल्ट जो हुआ है, IIT 194, 129, सिर्फ IIT वाले बच्चों के बारे में मैं एक बात कॉमन बोलता हूँ, 2 साल तक उन्होंने मेरा बात माना, अब मोबाइल यूज़ नहीं किया था एक्चुअल में, नहीं तो सर पेरेंट्स को फ़ोन 2 साल तक मेरे फ़ोन से काम चलाते रहा। और 2018 से, हाँ 2020 से पहले, नॉट 18, कोरोना से जस्ट पहले, 18-19 बोल सकते हो, 2019 से पहले तक मेरे पास वही नोकिया 1100 रहता था, पता है एकदम 1100 वाला फ़ोन, जिसमें व्हाट्सअप नहीं चल सकता है। नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को मना करता था व्हाट्सअप यूज़ करने के लिए, तो खुद ही यूज़ करता तो ख़राब रहता, बट व्हाट्सअप रिक्वायरमेंट हो गया, ग्रुप बनाना रहता है, तब जाकर धीरे धीरे आया। इसलिए अभी भी मुझे बहुत सारा फीचर नहीं पता है एंड्रॉयड फ़ोन का, बस व्हाट्सअप अब पता हो गया है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ऐसे दिया रहेगा r और थीटा, तो मेरा रेफरेंस लाइन रहेगा x एक्सिस, याद रखिएगा क्या रहेगा,
आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। थीटा का वेरिएशन यहाँ पे क्या रहेगा, 0 से 360, 0 से, तो आर और थीटा का मतलब मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आर लेंथ का एक नीडल बनाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे और मान लेते हैं कि यही एंगल थीटा है, क्या है, और ये डिस्टेंस कितना है, आर, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे आर एंड थीटा, क्या लिखेंगे, यस, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सिस, रेफरेंस लाइन क्या है, लेकिन बाद में मुझे रिक्वायरमेंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। हेडिंग क्या था, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड, यहाँ देखो भाई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ओ पी एम, एग्री, ओ पी, यहाँ आप बोल सकते हैं साइन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक कैसा ट्रायंगल, तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, ओ एम बाई आर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और ओ एम क्या है, यही तो एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स, जहाँ पे परपेंडिकुलर डाले हैं वो जहाँ गिरा है मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू व्हाट, तो आर और थीटा देकर क्या एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, आर कॉस थीटा, एग्री। वैसे ही साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, दिस बाई दिस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, क्या लिखना है, पी एम बाई आर, और इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो नहीं लेता कि बाई के बराबर रहेगा, बोलिए यस, क्या रहेगा, तो पी एम जो था वो बाई बाई आर था, बाई बाई, देन बाई इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा। तो क्या आज के बाद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे इस फार्मूला से, आर और थीटा दिया रहेगा, ऐसे दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे 10 मीटर 120 डिग्री, 10 मीटर, अब तक पूछेंगे एक्स कितना, तो 10 cos 120 कितना हो जाएगा, -5, अब बाई कोऑर्डिनेट 10 sin 120 कितना, 5√, एग्जाम्पल लिया, समझ में आ गया है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके टर्म में दिया रहेगा, डिस्टेंस और थीटा, डिस्टेंस एंड थीटा, और डिस्टेंस किसका, किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में,